हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे रदर फोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदर फोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि उन्होंने क्या लिया था, एक लेड का बॉक्स लिया, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, जिससे उन्होंने एक छिद्रित प्लेट ली, ठीक है ना, इसमें छिद्रित है, और उसके सामने जो है एक सोने की धातु की पतली पन्नी, इसका साइज जो 100 नैनोमीटर के आसपास था, अल्फा कण डाले। तो उसने देखा कि अल्फा कण जो है वो विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है ना, इधर उधर जा रहे हैं। एक कंडीशन उन्होंने देखी, ठीक है ना, और कुछ अल्फा कण जो है इसके पीछे भी आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः उसी दिशा में लौट के आ रहा था, या 180 पे लौट के आ रहा था। बाकी सारे के सारे अल्फा कण जो थे उस प्लेट के पार जा रहे थे, इस तरफ से डाले थे, उस तरफ जा रहे थे। तो इस अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा रदरफोर्ड ने जो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था, उनका परमाणु मॉडल निरस्त हो गया। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो परमाणु एटम होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हमने अल्फा कणों को डाला, अल्फा कण कैसे थे? पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए, ये दूर जाना चाहिए, लेकिन वो उससे के पार निकल रहा था। तो इससे ये समझ में आया कि जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था वो गलत था, ठीक है ना। तो इस पे जो है कुछ प्रेक्षण हुए या कुछ बातें बताई, तो उनको बोलते हैं प्रेक्षण। तो वो कौन कौन से प्रेक्षण है वो लिखिए रदरफोर्ड के उसमें, ठीक है ना, या पहले आप कुछ बातें लिख लीजिए, इसमें बता देता हूं, पहले आप कुछ जानकारी इसमें लिख लीजिए। लिखिए, रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में, लिख लिया साथ में, रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, ठीक है ना, जिसका जो साइज था वो कितना था? 100 नैनोमीटर के आसपास पर अल्फा कणों की बौछार मतलब बमबारी, अल्फा कणों की बौछार की, और जिंक सल्फाइड प्रदीप्तशील पर्दा, जिंक सल्फाइड प्रदीप्तशील पर्दा, जिंक सल्फाइड, ठीक है, मैंने बताया था, उसके पीछे लगाया था, जिंक सल्फाइड प्रदीप्तशील पर्दा पर क्या देखा था उन्होंने? क्या देखा था बोलो? पर्दे पर प्रदीप्तशील पर्दे पर कई जगहों पर मतलब ऐसे डाल रहे थे अल्फा कण, इधर भी हो रहे थे, इस साइड में हो रहे थे, इस साइड में प्रदीप्त उत्पन्न हो रही थी, पीछे भी उत्पन्न हो रही थी। तो कई जगहों पर देखी, तो कई जगहों पर क्या देखी थी उन्होंने? चमक उत्पन्न हुई, चमक, जिंक सल्फाइड प्रदीप्तशील पर्दे पर कई जगहों पर चमक देखी, ठीक है ना। देखिए, प्रत्येक जगह पर उत्पन्न चमक का अध्ययन किया, प्रत्येक जगह या प्रत्येक स्थान पर उत्पन्न होने वाली चमक
का अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। लिख लीजिए, और निम्न निष्कर्ष निकाले। निम्न निष्कर्ष निकाले, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या थे, लिखिए फटाफट। नंबर 1, अधिकांश, सॉरी पहले लिखिए, इतना लिखिए, लिखिए प्रेक्षण, हेडिंग छूट गई थी, लिखिए प्रेक्षण। पीछे में लिखिए नंबर 1, ऑब्जर्व। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था वो देख लिखिए पहले। देखिए, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा मतलब 90.9% कह सकते हो, या 99% कह सकते हो। 90.9% अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, क्या हुए थे? बिना विक्षेपित मतलब बिना मुड़े क्या हुए थे? सीधे, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे ऐसे निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए ऐसे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कुछ कणों का विक्षेपण, या कुछ कण विक्षेपित हुए, ऐसे लिख लो, कुछ कण विक्षेपित हुए, कुछ कण विक्षेपित हुए। नंबर 3 लिखिए, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण क्या हुआ था? केवल एक अल्फा कण वापस उसी मार्ग में, अल्फा कण वापस उसी मार्ग, मतलब दिशा, उसी दिशा में, जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में लौट आया, लौट वापस आ गया था ना, लौट आता है। ये 3 पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किए, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्व किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के टाइम ये चीजें उन्होंने देखी, ये पॉइंट उन्होंने देखे समझे, और इन पॉइंटों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए, कुछ बातें बताई। वो क्या बातें थी वो भी जानेंगे, उनको निष्कर्ष बोलते हैं बेटा। ये लिखिए ना, साथ में लिखते जाइए। साथ में लिखते जाइए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या क्या देखा वो देखिए। देखो नंबर 1 क्या वो लिखा? निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण धातु की पतली पन्नी, जो धातु की, जो उन्होंने सोने की जो धातु की पतली पन्नी ली थी, को भेद कर मतलब उसके अंदर से होकर पार निकल जाते हैं, भेद कर सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। इससे उनको क्या समझ में आया था
इससे यह समझ में आया। इससे यह निष्कर्ष निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, मतलब खाली है, ठीक है ना, रिक्त है या रिक्त होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है, ऐसे लिख लो इसको और भी अच्छा लगेगा, जल्दी याद हो जाएगा। रिक्त होता है, रिक्त है। पॉइंट नंबर 2, जैसे तुमको जल्दी याद हो जाए वैसे लिखना, ठीक है ना। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के मध्य में देखिए विक्षेपित हो रहा है, टकराया और मुड़ गया, मतलब उस परमाणु के बीच में कोई ऐसा भाग है जो अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रहा है, और प्रतिकर्षित तभी होगा जब वो धनावेशित होगा, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित थे, तो वो जहां पर वो विक्षेपित हो रहा है वो भाग भी धनावेशित होगा, तभी प्रतिकर्षित होगा। तो यहां पर पॉइंट यही है, निकला कि परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है, कोई धनावेशित भाग है, यह निष्कर्ष निकला, क्योंकि कोई धनावेशित भाग है जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है, जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है, थोड़ा सा स्थान उसने घेर के रखा हुआ है। नंबर 3 देखिए, अल्फा कण धातु की पतली पन्नी, जो हमने वहां पे लगाई थी सोने की, धातु की पतली पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं टकराने के बाद, जो बीच में टकराता है मध्य में। तो इसमें क्या था, 20,000 में से एक कण था, याद रखना इस पॉइंट को। जिससे यह निष्कर्ष निकला कि धनावेशित भाग, या ऐसा लिख देना इसको, निकला कि परमाणु का धनावेशित भाग सघन
एवं क्या है, सघन एवं कण है, ठीक है ना। सघन एवं ठोस है कह सकते हो, मतलब ठोस है, मजबूत है, ऐसा उनको कैसे समझ में आ गया वो समझिए। देखिए अल्फा 2 4 4 AMU मास रखता है, भारी कण है, मैंने बोला था ये बेटा आपको कि ये एक भारी कण है अल्फा। समझिए, साइकिल किसी गाड़ी से टकराए या मोटरसाइकिल किसी गाड़ी से, 4 पहिए वाली वाहन से टकराए तो किसका वेट अधिक होता है, गाड़ी का ना। तो कौन दूर जाएगा, पीछे की ओर कौन जाएगा, गाड़ी है कि या वो बाइक, जो हमारी गाड़ी है वो पीछे जाएगी कि ये बाइक पीछे, बाइक लड़ेगा और वो पीछे जाएगा। जिसका मास अधिक होगा, जिसका मास अधिक होगा वो वहीं रहेगा, और जिसका मास कम होगा वो पीछे की ओर गति करेगा। क्लियर है ना पॉइंट। तो यहां देखिए अल्फा कण, जबकि वो भारी एक कण था, और जब ये नाभिक से टकरा रहा है तो ये उसी दिशा में लौट आ रहा है। मतलब कि जो हमारे पास में जो ये न्यूक्लियस है, जो धनावेशित भाग है परमाणु का, वो इससे भी भारी है। चाहे तो यहां पे लिख देते हो भारी, भारी कण है। तो जो हम अल्फा कणों की बमबारी कर रहे थे या बौछार कर रहे थे सोने की धातु की पतली पन्नी पे, उसमें जो धनावेशित भाग था वो अल्फा कण से भी भारी है, उससे भी सघन है। क्यों? क्योंकि उसने अल्फा कण को वापस भेज दिया। तो जब कोई चीज भारी होती है तब दूसरी चीज को वापस भेजेगी। जैसे कि टकराने वाली चीज जिससे टकरा रही है, जैसे कि ये इससे टकरा रही है, मोटरसाइकिल एक गाड़ी से, 4 पहिए वाली गाड़ी से टकरा रही है, तो गाड़ी का मास, द्रव्यमान, वेट अधिक होता है गाड़ी की तुलना में, टकराएगी तो गाड़ी पीछे जाएगी। तो यहां पर वही पॉइंट है हमारा, ये निष्कर्ष इससे निकाला गया कि भाई जो हम अल्फा कण डाल रहे हैं, जो इतना भारी कण है वो वापस आ रहा है। इसका मतलब कि जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है वो कम स्थान घेरता है, लेकिन उसका जो मास है वो अल्फा कण से भी अधिक है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आया। आगे नंबर 4 इन्होंने बताया, नंबर 4 ध्यान सुनना मेरी बात को। इन्होंने क्या बताया, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया नाभिक का आकार परमाणु से छोटा है, ठीक है ना। ये उन्होंने त्रिज्या के आधार बताया था, त्रिज्या के बेस पे उन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया था, मैं वो लिख देता हूं। इन्होंने बोला कि नाभिक की त्रिज्या बराबर फिर परमाणु की त्रिज्या। देखिए नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, समझना इस बात को, ध्यान सुनना मेरी बात को। दस की पावर जो त्रिज्या थी 10 की पावर -15, नाभिक जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -15 से 10 की पावर -17 सेंटीमीटर के बीच में थी, ठीक है ना। और जबकि परमाणु जो त्रिज्या थी 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ये मीटर में बेटा है, ये नहीं है, मीटर में है। 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि इनमें जो अंतर है वो कितना है,
1 लाख, 5 है ना, देखिए यहां 15, यहां 5, 1 2 3 4 5, 5 0 5, 1 लाख गुना कि जो परमाणु है हमारा, जो परमाणु है हमारा वो नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? जो परमाणु है हमारा नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। माइनस में बेटा है, जो बड़ी संख्या छोटी, जो छोटी है वो बड़ी, ठीक है ना। तो यहां पे परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 है, तो ये बड़ा है। नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 15, ये छोटा है क्योंकि त्रिज्या माइनस में बेटा है। माइनस वाली चीज, बड़ी वाली चीज हमेशा छोटी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 10 उन्होंने बताई। मतलब ये जो है 1 लाख गुना छोटा है हमारा नाभिक परमाणु से। ये निष्कर्ष निकाला, यहां पे पॉइंट बताया एक हमारा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट समझिए। ये सारे पॉइंट है वो भी मैं आपको एक बेस पे समझाऊंगा। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 बताया गया नंबर 5 था परमाणु विद्युत उदासीन है, जो थॉमसन बता के गए थे। 6 पे बताया। नंबर 6 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। नाभिक क्या है? धनावेशित भाग जो था हमारा, यहीं से धना नाभिक की खोज हुई। इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण नाभिक की खोज। आगे और भी डिटेल करेंगे, इसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। तो इसको हम नाभिक की खोज भी बोलते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी। तो इनको कैसे पता था रदरफोर्ड को? तो मैंने ये पहले बता दिया था आपको कि रदरफोर्ड बहुत पैसे वाले थे, इनकी खुद की एक कंपनी थी जो रेडियो एक्टिव पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अल्फा बीटा गामा किरणों पर पहले से ही वो खोजबीन कर रहे थे। तो इनके स्टूडेंट यानी कि इनके विद्यार्थियों ने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ वहां पे देखा कि जब वो अल्फा कण डाल रहे हैं किसी धातु की पतली पन्नी पे, तो वहां पे कुछ उनको देखने को मिला। तो वो बातें उन्होंने अपने सर को बताया, यानी कि एक रदरफोर्ड को बताया। फिर रदरफोर्ड ने मिलकर अपने विद्यार्थियों के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन शुरू किया। तो इस अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा वो कैसे बता सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, बताओ पता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। वो इस जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये कैसे बात बता सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? यह बताना इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुश्किल है। तो हमें पता है ना कि ये जो रदरफोर्ड है ये पहले से इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने जो है और भी कुछ बातें इसमें एक्सपेरिमेंट कर रखी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा, आप जानते हो कि जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन है। तो विद्युत उदासीन है मतलब क्या हुआ? इसके अंदर प्रोटॉन है वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो अब सोचिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये प्लस चार्ज है, इसके अंदर प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन यहां कहीं होगा, तो प्लस माइनस क्या करता है? हमें पता है ना कि प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। यानी कि यहां पे क्या लगता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहा है, तो ये इसके अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। लेकिन हमें पता है कि जैसे कि हम यहां मान लीजिए कोई एक गोला बना हुआ है, उस गोले के चारों चक्कर लगाते रहे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम गिर पड़ेंगे, चक्कर आने लगते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है, एनर्जी खर्च होने के बाद में हम गिर पड़ते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, अपनी खर्च कर रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता है? तो उसके लिए जो है इन्होंने कुछ बातें बताई। क्या बताएं? तो फिजिक्स से संबंधित सुनिए मेरी बात, ठीक है ना? ध्यान सुनना। देखिए, जो ये घूमने की जो बात यहां पे है, ये आप वेलोसिटी जानते होंगे, ठीक है ना? वेलोसिटी से संबंधित है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है ना? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा घूमने वाला जो अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल, एक्सेलरेशन फोर्स, तो जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को अभिकेंद्री बल के रूप में उपयोग करता है, अभिकेंद्री बल के रूप में उपयोग करता है। समझे बात में? ठीक है ना? ये सर्कुलर मोशन में है, तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, जो इसकी वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाएगा, और जहां पे डायरेक्शन होगा वहां पर अभिकेंद्री बल कार्य करेगा। आप जानते हो एक डोर है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, उसको अपनी ओर खींचते रहिए, कभी नहीं आएगा वो। जो उस डोर में आपने जो भी पत्थर बांध के रखा है उसको आप घुमा रहे हैं, वो पत्थर आप अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन कभी वो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम बल उस पर लगा रहे हैं, उस पत्थर को खींचने पे जो बल लगा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं ना वो, उसको अपनी ओर हम खींच रहे हैं, तो उस बल को वो जो है अभिकेंद्री बल के रूप में, यानी कि उसके ओर घूमने में वो खर्च कर देता है या लगा देता है। अब बात समझ में आए? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अभिकेंद्री बल के रूप में उपयोग कर लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? तो ये थे पॉइंट रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के जब बाद में उन्होंने खोज की, जो भी निष्कर्ष निकले, ये बातें बता दी गई उनको, ठीक है ना? या इनको मॉडल भी कह सकते हैं। यहां पे मैं मॉडल ला के लिखा दूंगा, कुछ बातें बता दूंगा आपको, तब तक इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना? इतनी जो बातें नोट कर लीजिए आप लोग, और धन्यवाद।